दावत देता हूँ एडवोकेट नासिर काजी साहब को, जो नासिक से आए हैं। वो ज़कात फॉर एजुकेशन, तालीमी अदारे तालीमी बच्चों की पढ़ाई करने के लिए किस अंदाज से ज़कात मुहैया करते हैं, किस तरह से उन्होंने ज़कात का एक बेहतरीन निज़ाम शहर नासिक में बनाया है, और उस ज़कात से पढ़ने के बाद बच्चे ज़कात देने वाले कैसे बने, एक बहुत ही कामयाब नमूना आपके सामने पेश करेंगे। हमारा जो बेस है, हमारी मस्जिद फैजान औलिया मस्जिद, तो एक सोच बनी सन 2019 के करीब कि जिस तरह हम मस्जिद का काम जितनी खुशी से करते हैं, उसी तरह चैरिटी का भी काम करना चाहिए। तो हमने 2019 में फैजान औलिया फाउंडेशन के नाम से एक इदारा कायम किया, और इस इदारे के मार्फत हमारे इधर और भी इदारे चलते थे जो ज़कात पे काम करते थे। तो उनका ऑब्जेक्ट था कि हम प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो ज़कात के पैसे देते, पर हमारी तो लाइन ऐसी थी कि हमारा जो ड्रॉपआउट का परसेंटेज है 8वीं से 12वीं के दरमियान मैक्सिमम है। तो ये ड्रॉपआउट्स का परसेंटेज कम करने के लिए आपको उनको मदद करना पड़ेगी। तो वो मदद कब करेंगे, जब 8वीं से जब बच्चा अगर वो ड्रॉप आउट हो रहा है तो क्या वो आगे चल जाएगा और क्या प्रोफेशनल कोर्स हासिल करेगा। तो हमने इस पर गौर किया कि हम वो बच्चे को, चाहे वो मिडिल स्कूल में क्यों ना हो, अगर वो एलिजिबल है, ज़कात का मुस्तहिक है, तो उसको हम मदद करेंगे। तो हमने 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मदद करना शुरू किया, और मस्जिद के ही जो जिम्मेदार थे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी थी, तो पहले साल से ही उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। तो जब हमने ये काम शुरू किया तो आज बहुत से बच्चे उसके अंदर से जॉब को लग गए। मतलब हमने ऑल्दो वी आर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 8 to 12, और आगे के बच्चे भी आए तो उनको भी हमने मदद की, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आ रहे थे उनकी भी मदद की। तो बहुत से बच्चे अपने अपने जॉब्स के लिए लग गए। तो हमारा जो फंड कलेक्शन का जो सिस्टम है, हम फंड कलेक्शन मैक्सिमम सोशल मीडिया के मार्फत कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए बोलो या जो मैसेजेस के मार्फत बोलो, इस तरह से हमारा फंड कलेक्शन हो रहा है। और हमने खास बात उसके अंदर रखी कि पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी रखी है। 100% हमारा पेमेंट जो जाता है वो चेक के जरिए जाता है, कोई भी पेमेंट जो है हम कैश में नहीं करते, और मैक्सिमम हम देने की कोशिश करते हैं। और मैं तमाम जो भी एनजीओ या अपकमिंग एनजीओ जो जिनका इरादा है कि हम एनजीओ कायम करें, तो आप पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी रखिए और पहले दिन से कंप्लायंस कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है और जो आने वाले दिनों में जो नॉर्म्स बन रहे हैं, तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो हर डॉलर है, आपका हर डॉलर गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, वो चाहे 50 रुपये देने वाला हो या 50,000 रुपये देने वाला हो। तो इसके लिए खास एहतियात करें। तो हमारे जो आज की तारीख में है, काफी लोग चार्टर्ड अकाउंट बन रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस में है या कोई सीए वगैरह दूसरे भी है। तो इसके लिए जो मेहनत करने के बाद हमको पता चला कि सिर्फ ज़कात देकर आपका काम खत्म नहीं होने वाला, या एजुकेशन देकर आपका काम खत्म नहीं होने वाला। हमारी जो कौम है, हमारी कौम को 300% टीम रहने की जरूरत है। तो हमने इसके लिए 2022 से परमानेंट ऑफिस शुरू किए भारत नगर की बस्ती में। जैसा हमारी जो मस्जिद रोड है वो एफluent एरिया माना जाता है नासिक का, जैसे पुणे के अंदर पूना वगैरह बोलो, जो न्यू एरियाज है वहाँ काफी जो पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ की जो स्लम एरिया है वो भारत नगर में था। तो हमने भारत नगर में हमारा ऑफिस शुरू किया, और उस ऑफिस के मार्फत हमने फुल टाइम काम करना शुरू किया। तो हमारे जो भारत नगर में जो ऑफिस है, तो उसके मार्फत हमने जो पहला काम हाथ में लिया वो गवर्नमेंट स्कीम पे काम किया, क्योंकि आपको जो महसूस हुआ कि हमारे फंड कोई भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। एनजीओ को बोलेंगे कि हमारे पास फंड इतने हैं पर हमारे पास बेनिफिशियरी नहीं है। हर एनजीओ आपको ये कहते हुए मिलेगा कि हमारे इरादे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे पास फंड की कमी है। तो हमने जो महसूस किया कि गवर्नमेंट की इतने बेहतरीन स्कीम्स हैं, जो कि जनरल स्कीम्स है, माइनॉरिटी के नहीं कह रहा हूँ मैं, जनरल स्कीम्स है, उससे आपकी कौन कोई फायदा नहीं उठा रही। एक बेहतरीन स्कीम है सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना। अब ये सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना क्या है, तो वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो सिंगल पेरेंट वाले, चाहे वो बेवा कहिए आप उनको, या जिनकी बीवी का इंतकाल हुआ, और ऐसे लोग उनके बच्चों को या कैंसर पेशेंट के बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पढ़ाई के लिए 18 साल की उम्र तक 2250 रुपये देती है। 2250
₹10 कोई कम रकम नहीं है। आपका अगर कितना भी बड़ा इदारा हो तो आप कोई बच्चे को 27,000 सालाना नहीं दे सकते। तो ये बेनिफिट अगर आपके 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चों को ये स्कीम का फायदा मिलता है, तो ये स्कीम का फायदा हमने 200 बच्चों को अलहमदुलिल्लाह पहुंचाया है। मतलब 54 लाख रुपए के लिए हमारे 200 बच्चे एलिजिबल हुए, 100 बच्चे एनरोल कर चुके हैं, और अगर वो 100 बच्चे भी अगर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह 81 लाख के करीब हमारी वो फिगर पहुंच जाएगी। तो कोई भी नासिक का कोई भी बड़े से बड़े इदारा आज तक इतनी बड़ी मदद नहीं पहुंचे हैं। आईटीएल के हमारे जो इरफान सैयद साहब है, ये हमारे आइडियल है इस काम के लिए, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद से आप अगर जुड़े हो या ना भी जुड़े हो तो छोटे छोटे इदारे कायम करिए। जरूरी नहीं है कि शहर का कोई मरकजी इदारा ही हो। हमने अगर हमारे मोहल्ले की भी जिम्मेदारी ले ली है तो काफी है हमारे लिए। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो कुछ तरक्की होगी, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। इसी तरह हमने जो बेवा बहने हैं जिनको हम सिर्फ रमजान के अंदर ज़कात देते, उनके बाल सदकों योजना के फॉर्म, संजय गांधी किराना योजना के फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन नुमाया कामयाबी हमको बाल सदकों योजना में मिली है और बच्चों को पैसे आना बाकायदा शुरू हो गए। दूसरे घरेलू कामगार की जो स्कीम है, जैसे बांका मंडल वगैरह के अंदर जो है, तो घरेलू कामगार की स्कीम बहुत अच्छी है। घरेलू कामगारों के लिए जो रजिस्टर्ड है, आपके वालों काम करने वाली आती है, तो जो रजिस्टर किए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले साल को 5,000 रुपए के घरेलू वर्धन दिए। उसको कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, तो 200-300 रुपए के अंदर वो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है और बाकी के बेनिफिट भी उनको मिलते हैं। मनोदय योजना के अंदर बदकिस्मती से एक बच्ची जो अंडर एज थी, वो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार बनी थी, उसको हमने 1.5 लाख रुपए दिला के दिए थे। तो वो पैसे भी मिल सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके लिए कायद नहीं है कि आप माइनॉरिटी के हो करके। उसी के अलावा हमने जो एजुकेशन में हमने बेसिक काम कर रहे हैं, एक सेवा जिस तरह एमएमएल का जो ये एफडीसी का मॉडल बहुत अच्छा है, तो सेवा का जो मॉडल है यवतमाल वालों का, वो बेहतरीन मॉडल है। वो घर घर जाके संडे को कैंपेन करते हैं। तो संडे के कैंपेन के अंदर आप ग्राउंड में जुड़ते हैं, आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या है। हमारे साथ पवेला मैडम भी यहाँ मौजूद है, वो सेवा हमारे जो फैला फाउंडेशन के एजुकेशनल अवेयरनेस के कैंपेन से जुड़ी हुई है। तो ये जो हमने आज की जो पिक्चर है हमारी गांव की, तो हमने जो देखे तो कोरोना से बहुत नुकसान हुआ है बच्चों को बेसिक अरिथमेटिक नहीं आता, बेसिक आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी नहीं आ रही है। तो हमने इसको भी एड्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमने फ्री क्लासेस भारत नगर की बस्ती में हमने शुरू की है। मेरी गुजारिश है कि अगर सब बच्चे आपके कोई सब आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, लेकिन उनको बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। छोटे छोटे हमारे पास अंजुमन का बहुत बेहतरीन सिस्टम है, मकतब का सिस्टम है, आप वहां शुरू कीजिए। आपको कोई अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में कोई मकतब है, वहां क्लासेस शुरू कीजिए गरीब बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। इसी तरह जो मैं ये मैसेज इस मौके पर देना चाहता हूँ कि मस्जिद के नवीनीकरण मॉडल है, बेस्ट मॉडल है। आप लोग कोशिश कीजिए कि मस्जिद से ही जुड़े। हमको आगे जाना भी वही है, तो मस्जिद से ही हमारा सब काम शुरू होगा। आपने मेरी बात को इतनी गौर से सुना, शुक्रिया आपका, जाकिर भाई का शुक्रिया जो उन्होंने मुझे अपनी बात रखने में मदद दी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। 988 1 862 777। नासिर काजी, एडवोकेट नासिर काजी। रिपीट करता हूँ फिर से, 988 1 862 777। मैडम ने याद दिया कि क्या क्या बताए। एक्चुअली हमारे जो फाउंडेशन के मार्फत एक बच्ची जेएमएफसी के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर।
और वो जज की जो प्री क्वालिफाइंग एग्जाम होती है उसकी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में है। इसी तरह 2 बच्चियों का एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह फैजाना फाउंडेशन के मार्फत मदद हासिल हुई। शुक्रिया जनाब। जैसा एक जो हमारे कुछ लोगों की बैंकिंग की बैकग्राउंड थी इसलिए हमको उसमें काफी आसानी हुई। हम ज़कात का जैसा फॉर्म है वो मैं शायद शेयर करूंगा ग्रुप पे आइंदा कभी, तो हम उसके अंदर एक जैसा कोई पर्सन लोन लेने के लिए आता है उसी तरह उसका फॉर्म भी हम पूरा कलेक्ट करते हैं। उसके अंदर किस कोर्स के लिए उसको मदद चाहिए, उसके प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उसके वहाँ भाई बहन कितने हैं ये जानते हैं। फिर उसके कॉलेज का हम एंडोर्समेंट लेते हैं उसके अंदर कि दिस इज अ डेवलपमेंट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज और उसकी ये फीस है, ये क्लास है। इसके अलावा हमने जो उस फॉर्म में जो खास चीज रखी है तो बोलते हैं कि जो भी किसी भी इलाके में आप रहते हो वहाँ की मस्जिद के इमाम और वहाँ के जिम्मेदार का आप रिकमेंडेशन लाओ कि आपको जो जानने वाला सबसे बेस्ट पर्सन ये होता है कि आपके इलाके की मस्जिद का इमाम और वहाँ का जो मुतवल्ली होता है, हमारे नजर में वो रिलायबल पर्सन है और वो एक जिम्मेदारी का काम है। वही तो कह पाएगा कि ये बंदा ज़कात के लिए अहल है कि अहल नहीं है करके। तो बहुत से लोग उसी में कट ऑफ भी हो जाते हैं। प्लस मैंने ये बताया कि जो भारत संगठन योजना का है तो बहुत सी कुछ बैड एलिमेंट्स भी है कि वो सिर्फ देवा करके बार बार अलग अलग इदारों से वो मदद हासिल करते हैं। तो हमने जो बाल संगोपन योजना का, अच्छा आप देवा है ना, आपके 18 साल की कम उम्र के बच्चे इंशाल्लाह हम आपको बाल संगोपन योजना के अंदर पैसे दिला के देंगे। तो हमारे जो रिसोर्सेस है, हमारे जो रिसोर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी के रिसोर्सेस मैं बता रहा हूँ, तो ये कम उधर खर्च होंगे। जो राइट प्लेस का जब हम काम करेंगे तो हमारे रिसोर्सेस ज्यादा जरूरी है, हमारे जो प्रायोरिटीज है उसमें लगेंगे वो पैसे। जैसे बाल संगोपन योजना से अगर कोई बच्चे को 27,000 रुपए मिल रहे हैं तो अगर उसकी फीस 10-20,000 है तो वो उसको कोई हमारे द्वारा को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं बैठते, अगर ज्यादा ऊंची क्लास के है, अगर वाकई में उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, उसी सूरत में उनको हम पैसे देते हैं। तो ऐसे ये जो गवर्नमेंट की स्कीम पे हमने जो काम किया ना उससे हमको काफी फायदा मिला है कि हमको और ज्यादा पैसे दूसरे बच्चों को हम जो कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है हमारे लोगों का, बड़ी बड़ी स्कूलों में तो डाल दिए और वो फीस पे नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को भी मदद करना पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम ही गरीब होगा करके, पर बहुत से हमारे जो कम्युनिटी के अंदर हमने जो महसूस किया है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत है। जैसा मैं गौर करता हूँ कि नॉन मुस्लिम के अंदर कम इनकम के अंदर भी वो सब चीजें मैनेज कर लेते हैं। जैसा उनका तो आपको मेडिक्लेम भी मिल जाएगा और बच्चों को अच्छे से अच्छा और अच्छी से अच्छी स्कूलों में पढ़ा भी रहे। तो ये भी शुभ शायद हमारे से छूट रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको भी हमको गौर करने की जरूरत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एनजीओ अगर करना चाहे तो इंशाल्लाह ताकि हमें अलग से ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। तो बच्चा पढ़ना चाहे, नीट के एग्जाम देना चाहे, जेई के एग्जाम देना चाहे तो उसको कम से कम 1 लाख रुपए भरकर जाना होगा किसी इदारे में, या फिर वो ऑनलाइन पे लेता है फिजिक्स वाला होता है किसी का भी, तो वहां पर 4,000-5,000 रुपए। तो इसमें आप जो चाहिए वो प्राइस सेट करके अपने वहां पर दे सकते हैं, जिसमें एनजीओ का भी हिस्सा होगा। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जाकिर भाई का मिशन 15 आपने कल सुने ना, किसने सुना? नहीं सुने? जाकिर भाई रिपीट करना पड़ेगा, कल नहीं सुने क्या? अच्छा, मिशन 15 इसने इसका कूपन कोड भी दिया हुआ है MMNF 15, MMNF 15। ये कोड जब भी इस्तेमाल करोगे आपको 50% उसमें जो भी उसका पैकेज का नाम होगा उसमें 50% आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाकी 50% फिर MMNF को जाएगा। ये मैं यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आज वक्त की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप इदारा खड़ा करना आज के लिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, स्कूल खड़ा करना है, जैसे अल हिदायत का भी हम देख रहे हैं 7,000 बच्चे और भी बहुत कुछ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है जिसकी शुरुआत फंड से ही होती है। और ये जगह इतनी दूर है इस वजह से ज्यादा जगह होती है, लेकिन शहर के नजदीक अगर तुमको जगह लेनी किसी इदारे को खड़ा करने के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। और शुरुआत जब जगह से होती है, जगह नहीं मिलती, अच्छी सोचें भी वहीं पर खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। 40 लोग मुझे अच्छी तरह से याद है,
पी इनामदार के साहब के पास हमारे करार से 40 लोग गए थे। 40 लोग बहुत अच्छे नगर सेवक थे, डॉक्टर थे, सब कुछ थे, और वो वहां पर गए और जाकर कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज खड़ा करना चाहते सब कुछ। पी इनामदार साहब बड़ी शख्सियत है, पूरा इदारा है उनके पास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ मेरी तरफ से, तुम खाली 5 एकड़ जगह देकर बस कुछ नहीं। वो भी खुश हो गए, आ गए वहां तालकोट खा लिए, इधर बिरयानी घर पे, इधर करार में आने के बाद बिरयानी की 2-3 महफिल भी, आज इसके घर पे, कल उसके घर पे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब जगह ढूंढने गए, शहर के नजदीक कोई भी जगह उनके बजट में नहीं, और जहाँ दूर गए वहाँ शहर के लोग जाने के लिए रेडी नहीं थे। खत्म, प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और आज तक नहीं हो पाया। लेकिन ये ऑनलाइन का जमाना है। जैसे आज हम गूगल मैप से आए, गूगल मैप अमेरिका से ऑपरेट होता है, लेकिन यहाँ की सड़कें सब पता है उसको। ओला उबर वाले के पास कोई भी कार नहीं है, लेकिन हम उन्हीं की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ऐसे एक चीज, मैं राजबाग से जब आ रहे थे तो हम सुबह 5 बजे करार से निकले, 9:30 बजे हम पहुंचे। इससे पहले खोपली में पहुंचे और हम नाश्ते के लिए ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? खीमा घोटाला या खीमा परोठा नहीं मिलता। अरे ढूंढ के परेशान हो गए। हमें पता था कि पूना से मुंबई पर कहीं पर नहीं, लेकिन जैसे मस्जिद दरगाह कितना शुरू हो गए, हम खुश। लाइन से केजन होटल मिला, ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट मिला, सब कुछ मिला। 9:30 बजे सब कुछ बंद, एक भी खुला नहीं था। रात को थक खाने का हमको, अभी मसाला डोसा हम कब खाते हैं? सुबह में, शाम में खाते हैं, ज्यादातर शाम में खाते हैं। सुबह सवेरे 9:30 बजे मसाला डोसा रेडी मिला और खाना पड़ा, क्योंकि उसके बगैर कुछ अवेलेबल ही नहीं था। क्योंकि हमारे लोग है ना, सही में कहूँ, सोए भी है और जगाने का काम हमारा है। और क्लियर में कहूँ, हमारे पास 3 ही इदारे, मसाजिद, मदारिस और उर्दू स्कूल। अब इसकी के बहुत जगह सेमी इंग्लिश भी हुई है, इंग्लिश मीडियम भी हुई है। तो ये तीनों इदारों में हम एक ही काम करते हैं, हम नाम रखते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आप अगर सामाजिक खिदमत कर रहे हैं तो आपको सामाजिक खिदमत की ये भी आता है कि आपके नजदीक के इदारे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ट्रस्टी जो है वो उसके मालिक नहीं है बल्कि निगहबान। जैसे छोटी सी बात, आपको लगे स्कूल, उर्दू स्कूल के बारे में 17 न्यूज आ गए। 17 न्यूज आने के बाद हुआ क्या? आप उस न्यूज के नीचे के कमेंट्स पढ़िए। गैरों ने इतने बेकार कमेंट किए हैं कि ये सारी उर्दू स्कूलें बंद होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो ये एक गलत रहने से सारे गलत नहीं हो, इससे हमें बचना चाहिए। उर्दू स्कूल हो या अपने मदारिस हो और मसाजिद खानकाहें हैं, इन्हीं के थ्रू अपने सारे काम करने हैं, क्योंकि आपको उम्मत जो मिलेगी यहीं से मिलेगी। क्योंकि मैं हमेशा मेरे पीपीटी के इख्तिताम में जो वेबसाइट है मस्जिद नबी का फोटो हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए कि पूरा दिन भी वहीं से पहला, सियासत भी वहीं से पहली, माशरत भी वहीं से पहले, अखलाकियात से लेके इल्म, हर चीज पहली। यूनिवर्सिटी अगर दुनिया की कहेंगे तो मस्जिद नबवी पहली यूनिवर्सिटी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। हर चीज जब वहां से साहबा ने पूरी दुनिया में फैलाई तो हम उनके आगे आए कि हम इस चीज को जारी नहीं रख सकते। मैं मलेशिया गया था एक टूर पर, तो पेंट का बिजनेस है मेरा, बहुत सारे टूर मिलते हैं जैसे बैंकॉक, हांगकांग वगैरह। तो घर वाले तो उधर कभी नहीं भेजती मुझे, लेकिन जॉर्डन मिला तो फौरन भेजती, ईरान मिला तो फौरन भेजती। इस तरह की ढूंढ लो, बाकी यूरोप कंट्रीज नहीं जा रहा। तो बोला ठीक है। तो जब मलेशिया गया था, अभी वो आप भी समझ सकते हैं क्यों नहीं भेज रहे। वो चाहते हैं कि इस्लामी माशरत में रहे मेरा शोहर, बाहर की दुनिया में देखे। तो कहने का मतलब ये था, जब मैं मलेशिया गया तो मैंने कहा कि इस्लाम, बचपन से इस्लामी कैलेंडर यूज करते हैं, उस पर बड़ी बड़ी मसाजिद की तस्वीरें होती हुई मलेशिया की होती दौलत। तो ऐसा क्या खास है कि क्यों इतनी बड़ी मसाजिद है? मस्जिद जब देखे हमने वहां पर जाकर, तो हर मस्जिद में नीचे मकतब थे, और मकतब सिर्फ हमारे तरह के मकतब नहीं, पूरी लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें अरबी में, फारसी में, उनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें, इंग्लिश में, लिटरेचर मुझे इशारा करते हैं बुक मुझे लगी। तो जितने भी लिटरेचर थे ये सारे लिटरेचर थे। तो वहां पर मैं 4 घंटे रुका। बच्चों का मकतब अलग, औरतों का मकतब अलग, जेंट्स का मकतब अलग, 3-3 घंटे के मकतब होते थे। और बाकायदा कुरान हिफ्ज़ से लेके पूरा हदीस, मतलब बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ तर्जुमे के साथ भी सिखाया जाता है। और वो सीखने जो आ रहा है वो कोई तालिब इल्म नहीं है,
वो आपके मेरी तरह एजुकेशनिस्ट है, डॉक्टर है, एलएलबी है, सियासतदान, हर कोई सीख रहा है। तो जैसे अली हिदायत, ये हमारे काजी साहब का नाम मुझे नहीं पता जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें शरीयत के सामने दीनी तालीम के साथ ये सारी चीजें करनी। तो ये जो ऑनलाइन की जो बात कर रहा था, ये ऑनलाइन में आपको जगह की जरूरत नहीं है, न किसी सरमाए की जरूरत है, न बच्चे को स्कूल से निकालने की जरूरत है। किसी लाखों के स्टूडेंट में अगर वो नहीं जा रहा, जो जा रहे हैं उनको मत रोकिए, क्योंकि वहां से भी बहुत सारों की रोजी रोटियां चलती है। इसलिए वहां पर किसी को रोकिए मत जाने से, जो जा रहा है जाने दीजिए, जो नहीं जा सकता और जो जिसको आप पैसा देकर भेज रहे हैं, तो उसके बजाय उसे किसी भी रेगुलर क्लास में भेजिए और वहां पर ये कोर्सेस ऑप्शन में अप्लाई कीजिए, सारी चीजें आ जाएगी। मुझे आपको ये चीजें बोली चाहिए पता नहीं, बट 26 जनवरी को इसको लॉन्चिंग हुआ, इस कोर्स ऑनलाइन का पूरा। 26 जनवरी से अभी तक तकरीबन 13 स्कूलें हैं जो उर्दू स्कूल नहीं है, ना अपने माइनॉरिटी के स्कूल है, टोटली मराठी मीडियम के स्कूल है। 13 स्कूलों ने इसको आपने वहां पर लॉन्च किया और उनके 9th 10th के बच्चे सीबीएसई के इसके टेस्ट सीरीज दे चुके। मतलब वो अपने से कितने आगे जा रहे हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो हमने इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। सिर्फ स्कॉलरशिप में या सिर्फ एजुकेशन लोन में मदद करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन आफ्टर एडमिशन है। क्योंकि मैं जब इस पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि जब एडमिशन होगा तब ये चीजें इम्प्लीमेंट होगी। तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी भी हमारी कि हमारे बच्चे अच्छे इदारों में एडमिशन ले, अच्छे कोर्सेज में ले, जिसकी वजह से आगे चलकर उनका करियर बने। जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स वगैरह जो साइंटिफिक ब्रांचेस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, जिसमें आगे स्कोप नहीं होता, लेकिन बच्चे इसलिए लेते हैं कि कॉलेज अच्छा है लेकिन आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता। अभी दूसरी चीज इसमें ये कहूंगा कि इसमें जैसे एहसान सैयद सर है, एहसान सैयद सर हमारे यहाँ पर जो करियर गाइडेंस का कोर्स किसको कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे इस पर काम किया, तो वो इस पर आ जाए। हमारे अशफाक खान सर है जो सर आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट एकेडमी पचगनी में चलाते हैं, क्योंकि 17 में ब्रांच हुई, नई ब्रांच के मानगांव में शुरू हो रही है और भी 2-3 ब्रांचेस उनकी शुरू हो रहे हैं। तो उस वो फील्ड के हसन भाई के ह्यूमन राइट का कुछ भी पूछिए वो बता देंगे। ऐसे इतने मेंटोर्स हैं हमारे पास। मेरे जाकिर भाई का एक ही अच्छा काम है, मतलब सारे काम अच्छे से भी है, एक ही अच्छा काम जो मुझे पसंद आता है, सबसे उम्दा अच्छे कामों में से जो उम्दा काम कि पूरे महाराष्ट्र से मोदी चुन कर लाकर उसके क्या कहते हैं हार बना रहे। तो ये जो जितने भी मेंटर्स आ रहे हैं ना, इनका फैज हासिल करना हमारी आज की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। अब मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन इसके फोटोज आपने बच्चों के देखे ना, इसमें 5 लड़कियां ऐसी जिसको आइडियल करियर सेंटर ने अडॉप्ट किया, और ये 5 बच्चों को 9 से लेकर पेमेंट तक आइडियल करियर सेंटर कर रही है। अब इन 5 बच्चों का एग्रीमेंट जब एमबीबीएस में एडमिशन हुआ तो हमने उनसे एक करारनामा किया है कि आप रेडियोलॉजी ही करो, और रेडियोलॉजी करके क्या होगा, सोनोग्राफी सेंटर। एक इरादा रखता है कि हर तालुका लेवल पर मुस्लिम लेडीज सोनोग्राफी सेंटर बने, और ये आपकी सख्त जरूरत है। अब ये 5 बच्चों का एग्रीमेंट जो बनाया सीबीसी देखिए, आपके वहां पर वॉचमैन भी लेडीज हो। अब ये चीज होगी। अब जो बच्चियां आपके पास आ रही है, अगर सही में गरीब तबके की है लेकिन होशियार है, आप उनको लीजिए, अडॉप्ट कीजिए। उनके लिए आपको अलग से कुछ चंदा जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो जहन है वही आपका सरमाया है। बस आपको उसको गाइड करना है, और एक बार वो बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी दूसरे चीज फील्ड में अगर आगे चली जाती है तो वो उसका पूरा घर भी एक फाइनेंशियली डेवलप हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। उसी के साथ में सामाजिक खिदमत के लिए भी वो आएगा। अब वो सामाजिक खिदमत में मेरा एक क्वेश्चन जाकिर भाई से रहता है, हमेशा आप लोगों से रहता है कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कैसे कि हम दूसरों को नाम रखते हैं सबको, कि वो स्कूल में ऐसा किया, वो मदरसे में ऐसा है, वो है ये। अगर वो उल्टा अगर आपको सवाल करें कि ठीक है आपने कितने इदारे बनाए बताओ, आपने बालवाड़ी तो बनाई क्या, तो जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपके पास एक मौका है, वो जैसे भी है उनको नजदीक लो और उनमें घुसकर काम करो, क्योंकि आप मुस्लिम कौम में सामाजिक खिदमत करना चाहते हैं
तो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करके आपको करना पड़ेगा। क्योंकि फिर एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको किसने कहा था सामाजिक खिदमत में आने के लिए? आपको कोई कहते हैं ना मराठी में तामपत्र दिला होता है लोगों ने, नहीं ना, आपको खुजली थी आप आ गए, तो फिर खुजली खुजाना पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। फिर जेब से पैसे भी लगाने पड़ेंगे, चंदा जमा भी करना पड़ेगा, और फिर उसमें नहीं होगा तो फिर उसका अगला एडवांस ये चीज आपके लिए रखी हुई। अब एक आखिरी चीज जिस पर हम सब लोगों ने मेहनत की, सारे एनजीओ ने मेहनत की लेकिन नहीं हुई, वो है आज की सरकारें कितनी भी आए जाए, जैसे वो शेर है कि भूखे बंदों से मुझे क्या लेना, ऊंचे ऊंचे मकानों से मुझे क्या लेना, मेरा अल्लाह मेरा खालिक मेरा मालिक काफी है मेरे लिए, आती जाती सरकारों से मुझे क्या लेना। ये रात इंदौरी साहब का शेर हम सबको याद है। लेकिन सरकारें आती जाती है, अफसर आते जाते नहीं, अफसर ही है जो कानून बना रहे, अफसर ही है जो आपको सता रहे, और अफसर ही है जो पूरी सिस्टम को चला रहे। और इसका एक ही वाहिद इलाज है, ईमानदार ऑफिसर्स। और ईमानदार कौन है? जिसका ईमान मतलब मुसलमान। तो मुस्लिम ऑफिसर्स की सख्त जरूरत है, और उस पर आप लोगों ने हमने सबने मिलकर बहुत काम किया है, लेकिन हम फेल इस वजह से हो रहे हैं कि हम ग्रेजुएट के बाद में उनको उठा रहे हैं। अगर वही फाउंडेशन कोर्स 9 से अगर हम उनको उठाएंगे, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 बच्चे भी उठाओगे तो एक बच्चा तो एटलीस्ट ऑफिसर बन पाएगा। हमें एक ही सिस्टम में जाकर सिस्टम को सुधारना है, और उसका एक ही वाहिद इलाज है कि बच्चों को, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कीजिए एज ए एनजीओ, उनकी पूरी तरह से आप इसे बहुत सारे, जैसे मैंने इसमें एमपीएससी यूपीएससी भी बहुत है, अब इसमें अगला मरहला जो आएगा है तो उसमें नहीं एमपीएससी यूपीएससी है। सारी चीजें आएंगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन होगा तो फिर आप किसको पूछेंगे? तो इसका अगला एडवांस वर्जन ये होगा कि हमारे एमएमएलएफ की तरफ से, अपनी आइडिया टीम की तरफ से इसमें बहुत सारे मेंटोर जुड़ेंगे। जैसे आज मैंने शुरुआत मुझसे है, तो मेरा फोटो आप देख रहे हैं, बाद में हसन भाई का देखेंगे, एहसान भाई का देखेंगे, हर एक अपना अपना होगा। अशफाक बोल रहा था कि उनका जेईई नीट का ये जो 12th के पेपर, 12th के जो आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज के साथ जो पीडीएफ क्वेश्चन बैंक, ये उन्हीं की दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, दोनों तरह से एनजीओ भी जुड़ सकते हैं, और जो क्रिएटर है एजुकेटर है वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव वर्क है। अभी सिविल सर्विसेज की जैसे बात मैंने किया, तो सिविल सर्विसेज में भी सब कुछ इसमें मौजूद है, बच्चा जैसे चाहे वैसे कर सकता है। के लिए शुक्रिया, इशारा है कि आप इस समय जाओ। पैटर्न है स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वो इतना पुराना पैटर्न हो चुका है कि बच्चा जब फारिग होकर बाहर आता है तो उसको एक्स्ट्रा कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप एआई का जमाना है, और भी अलग अलग बनाकर जल्दी शक्लों में ऐसे वीडियोस बनाकर उनको कॉल किया जा रहा है, और लोग पैसे दे रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 13 से 14 केसेस ऐसे हैं जहां पर बच्चे ने या लड़के ने या लड़की ने अपने वालिदैन को नहीं बताया, लेकिन खुलकर मेरे साथ बातें होती है तो मुझे आकर जब पता है, तब तक कोई 1.5 लाख दे चुका है, कोई 1 लाख रुपए दे चुका है। इसलिए अपने फैमिली के मसरूफात की फोटो रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप शेयर मत कीजिए। अब ये सारी चीजें तो हमेशा बोलते हैं, अगर अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये सारी चीजें जो है आइडियल करियर सेंटर में आपके लिए ऐप मौजूद है, एंड्रॉइड ऐप है, उसी के साथ में iOS ऐप है, और आप वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर अगर आप सारी चीजें हैं, नंबर तो तकरीबन होगा, फिर भी एक नंबर दे देता हूँ 9850757898 9850757898 इस 9850757898 इस नंबर पे आप सुबह 11 के बाद ही कॉल करना, सुबह 11 से रात 11 तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग जो भी हो, और जो भी जुड़ना चाहते हैं अपने नाम तक इरफान सैयद आइडियल करियर से डाल दोगे तो भी आ जाए। मैंने 20 जेएमएम में 50 मतलब 15
पॉइंट्स उनके कवर नहीं हो रहे। कितने साल हो गए, 6 साल हो गए हमें। 25 मैं गलती से बोल दिया, 15 ही रखिए, 25 मत कीजिए, क्योंकि 15 पॉइंट में एक पॉइंट इतनी गहराई का है। मतलब उसको प्रोजेक्ट हम कहते 15 मुताबिक प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने तब किया था, उनसे नहीं हो सका, लेकिन एक तारीख जाकिर भाई की। लेकिन 15 मुताबिक प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम को फुलफिल किया है। जो माल्टी का एक सोच थी उनकी, आप देखेंगे माल्टी से रिगार्डिंग ऐलान हुए। मौलाना साहब एजुकेशन लोन 5 लाख के ऊपर नहीं मिलता था, 20 से 25 लाख मिलता है। सबसे पहला उन्होंने जाकर लेकर आया था पेरेंट्स को, एमडी साहब के सामने ये कहने के लेकर बिठा दिए। पेरेंट ने ये कहा कि सर अगर नहीं मिला तो मेरी बच्ची सुसाइड कर देगी, लेकिन मैं आपको 2 दिन में दे देता। लेकिन वो एक्चुअली राइट में था कि दे सकते थे, लेकिन मिसकम्युनिकेशन बहुत सारा था। ठीक है, हमारे इदारे बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन जैसा है उनको लेकर चलना है, तो वो एक कामयाबी मिली। और भी बहुत सारी कामयाबियां मिली है, तो अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसी तरह जाकिर भाई को और भी कामयाब करे। और आप सब से मैं मौलाना गुजारिश करता हूँ कि एमएमएनएम के प्रोग्राम को जिस तरह से अपने वक्त की कुर्बानी देकर आए, तो रोजाना की दावत उनका एक कौल है, रोजाना की इबादत और रोजाना की खिदमत। तो रोजाना की खिदमत के लिए 1-2 घंटे जरूर दीजिए और कोशिश कीजिए कि नौजवान तबका जो आपके इर्द गिर्द पड़ोस में, आपके स्कूल में, जहाँ पर भी थोड़ी सी नजर रखें, उसमें जो जरा भी चमकता हुआ दिखाई दे, फौरन उसको वहां से उठाइए, उसकी रगबत कीजिए, उसको अपने मकाम तक पहुंचाइए। अब उस एक बच्चे को उस मकाम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि उसके पूरे खानदान को पहुंचाते। आप अगर 10 साल तक भी किसी को रेशन बांटते बैठेंगे, तो मुतल्लिक साहब को पता है कि कितने घरों में ऑलरेडी 50 किट थे, फिर भी 51 किट के लिए वो आ चुके थे हमारे पास। तो रेशन आप 10 साल बांटिए, उस घर की हालत नहीं सुधरेगी। लेकिन आप अगर उसमें से एक बच्चे को अडॉप्ट करके अगर इस काम में लगा देते हैं, तो क़यामत तक उस खानदान का सुधार होगा। क्योंकि गरीबी का एक फलसफा है कि पुराने जमाने में गरीबी किसको कहते थे, तो पुराने जमाने में अगर किसी घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, तो उसको हम गरीब कहते थे। हम बहुत सारे किस्से पढ़ते थे कि धुआं तक नहीं निकलता था, उसे हम गरीब कहते थे। फिर आज एक घर बताइए जहाँ पर एक दिन का खाना न मिलता, ऐसा कोई घर आपको नजर नहीं आएगा। तो फिर आज हम गरीब किसको कहेंगे? आज गरीब हम उसको कहेंगे जिसकी तिजारत है, बहुत अच्छी दुकान है, लेकिन उसका सीसी है, कैश क्रेडिट है, उसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, लेकिन उस पर कार लोन, बाइक लोन है, उसके पास मोबाइल है, भले गैलेक्सी S25 अल्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन वो बजाज फाइनेंस EMI पर है। और उसके पास बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन लोन ले रखा है। जब कुल मिलाकर सारी चीजें उसकी जायदाद से, उसकी इनकम से घटा दी जाए, तो माइनस में आ जाता है, उसको आज का गरीब कहा जाता है। तो इस गरीब से फिर अपने आप को बचाना है, अपने मुआशरे को। तो ये सारी चीजें इल्म के खजाने से आपको वहां पर पहुंचानी होगी। और इससे अपलिफ्टमेंट एनजीओ का कैसे होगा, उस पर हम एक अलग से सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, उस पर रहबरी हमारे जाकिर भाई करेंगे। मैं इतना ही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जानकारी देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और उसके साथ साथ जब एक 2012-13 में कुछ ख्याल आया इस तरह का कि कुछ करना है, तो उस टाइम में जहन में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन फिर भी जो तो फिर मुझे लगा कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इतना सारा काम है और कहाँ से शुरू किया है। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे कि जब भी मैं बिजनेस करता था, कुछ भी करता था, तो मेरा एक अपना सोच रहता था कि नहीं, हम उसके पहले डिटेल्स में जाते हैं, पहले उसको समझते हैं। और ऐसा भी कुछ काम जब हम काम शुरू करें, क्योंकि जब हम उस चीज में एनर्जी लगाते हैं तो पूरी तरह से लगाना चाहिए, फिर इधर नहीं तो उधर पूरा फोकस होकर लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने आप को कुछ 5-6 साल दिए, 10 साल लगभग आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2012 में सोच आया था। तो फिर मैंने एक रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, दिव्या नूर फाउंडेशन जो उसका नाम है, वो पहले दिन ही कुछ ख्याल आए थे और उसके बहुत सारे क्लैरिटी आए थे, लेकिन कैसा करना था उसको समझ में नहीं था। तो दिव्या नूर जो है, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि दिव्या नूर जो है डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन चेतना, वो डिवाइन लाइट आप बोल सकते हो। तो मकसद ये था कि मुझे लगा कि सारे जो प्रॉब्लम्स हो गए, हम कहाँ से शुरू करें। तो मुझे लगा कि सबसे पहले हम खुद से शुरू करें, तो जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिसर्च मॉडल शुरू हुआ
और मैं खुद जाके सारे जो मैं नॉर्मल न्यू मॉडल में बेस करता हूँ, तो न्यू मॉडल के बहुत सारे स्लम्स एरिया में जाता था, बहुत सारे लोगों से बात करता था, काफी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से मेरी डिस्कशन हुई कि इश्यूज कहाँ पर। एक्चुअली आज जो हम टेक्नोलॉजी के दौर में इतने ऊपर आ गए हैं, लोग भी बहुत कुछ जानते हैं। पहले इल्म लेने के लिए हमको कितने कितने दूर दूर जाना पड़ता था। आज तो इल्म जो है हमारा फिंगरटिप पे है, इल्म है। लेकिन एक्चुअली कहाँ इशू हो रही है कि वो इल्म जो है अमल में नहीं आ रहा है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं आ रहा है। और किस तरह से इतने सारे एनजीओ चलते हैं। जब मैंने शुरू में रिसर्च किया तो पता चला कि इंडिया में 600 लोगों के लिए एक एनजीओ, 600 लोगों के लिए एक एनजीओ है, और इतने सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी लोग के बाजू के घर में जो भूखा है वो खा नहीं पा रहा। ये मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये मामला समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे पहले मैं बिजनेस के बारे में सोचता था, मैं उसको कैसे तैयार करूंगा उसके बारे में सोचता था, इसके बारे में मुझे तैयार नहीं। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं तो पहले कुछ सोच नहीं पाई कि क्या है। ये इतने सारे इदारे हैं, इतने सारे एनजीओ है, गवर्नमेंट है, फिर भी बाजू में एक आदमी भूखा कैसे रह सकता है? तो उसके लिए मुझे लगा कि कुछ तो डिटेल्स में करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च किए और बहुत सारे चीजों को मैंने देखा। तो लास्ट में हमने एक मॉडल बनाया, तो जिसको मैं बोलता हूँ कि होलिस्टिक ह्यूमन और कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो जिसमें कि इंडिविजुअल के लिए होलिस्टिक डेवलप हो सकता है, और इसका मतलब होता है इंडिविजुअल के लिए अवेयरनेस बेस्ड कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, और जो कम्युनिटी के लिए दैट इज द अलायंस बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो हर इंसान के अगर आप देखो तो पूरी तरह से आप उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक सोशल है, एक स्पिरिचुअल है। तो हमने उसको उसी तरह से सोचा कि ये स्पिरिचुअल है जो एक इंडिविजुअल का अपना डेवलपमेंट है। जब वो पूरी तरह से होलिस्टिकली डेवलप होता है तभी जाके उसके सोच में पोजीशन। तो उसमें हमने कैंपेन शुरू किया, साफ लाओ इंडिया मूवमेंट, SAI। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सबको जोड़ना है, बिना जोड़े हम ये कर नहीं सकते या कोई भी नहीं कर सकता। आज भी हम यहाँ पर आए हुए कि सब एक दूसरे के साथ जुड़ के किस तरह से हम उसको आगे लेके चले। तो इसको भी हमने फिर इसको चेंज के प्लान बनाया और इसके आगे मैंने बताया, लेकिन वो अभी हम नहीं बताया कि मेरा और फाउंडेशन है दैट इज कॉल्ड द वन अर्थ अलायंस। तो हमारा विजन जो है ग्लोबल है, लेकिन हम सोचते हैं कि काम को ग्लोबल नहीं करते, क्योंकि जब तक आप आपका गोल जो है उस वेरी माइंडेड सो, तो आप दिल लगा के काम, अल्लाह ने आपको दिल के अंदर खिदमत करने का जज्बा दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम उस टाइम में अगर हमारा दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो जो जज्बा उन्होंने दिया था और जो हमसे करवाना चाहते थे वो कभी भी हम पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पर हमको एक स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी में जाना चाहिए कि हाँ, इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मुझे क्या रिसर्च चाहिए, मेरा विजन क्या होना चाहिए, मेरा मिशन क्या होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मेरा आज के दिन का क्या काम होना चाहिए, कल के दिन का क्या काम होना चाहिए, साल का क्या काम होना चाहिए। अगर हम इस तरह से पूरे छोटे छोटे चीज में नहीं जाएंगे तो हम छोटे काम करें या बड़ा काम करें, दिस इज द ओनली प्रोसेस। नहीं तो सिर्फ वो एक डे ड्रीमिंग जैसा रहेगा कि हमारा सोच आया, हमको करना है, बाद में हम एहसास करेंगे, दुख करेंगे कि हमारे साथ में इतने साथियां हैं, इतने लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने हमको मौका दिया था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो इसमें सबसे आऊंगा कि साइड मूवमेंट जो है लगभग आपके जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के मॉडल पे काम करता है, नाम थोड़ा फर्क हो सकते हैं। और जाकिर भाई से जिस दिन हम मिले, साइना जी ने मुझे बुलाया था, जाकिर भाई से लगभग 3 साल 2 से 3 साल हो गया। तो हम पहले दिन ही हमने गाड़ी में बैठ के 1 घंटे 2 घंटे तक बात किए। फिर जाकिर भाई बोले कि नहीं, मुझे 24 घंटा रहना है आपके साथ। फिर हम लोग साथ में 24 घंटा रहे मेरे घर। तो हमने सारे चीजें डिस्कस किए। तो कहीं ना कहीं पर मिशन सेम है ना, थोड़ा एक नजरिया जाकिर भाई का भी अपना सोच जायज है, क्योंकि जब तक ये कम्युनिटी के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि दोनों डेवलपमेंट और साइड मूवमेंट कोई अलग नहीं है, एक तरीके से सामने आगे इससे आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके से हम आगे बढ़े। डेवलपमेंट और होलिस्टिक नर्चरिंग एंड एडवांसमेंट
इन विजडम और मॉडर्न साइंस को साथ में मिला के बनाया है, जिसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ कि योर ओन सेल्फ अनफोल्डमेंट। क्योंकि आपके अंदर में सब कुछ है, लेकिन जब तक आप उसके अंदर झांकोगे नहीं, जब तक आप चाहोगे नहीं, तो बाहर नहीं आता। तो ये दोनों मॉडल्स को मिला के अभी हम धीरे धीरे सिटी से स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं। अभी लगभग और हमारा एक टारगेट काफी सारे चीजें हैं। ये इस तरह के अपनी कम्युनिटी वर्कशॉप 2015 में मैंने शुरू किया न्यू बॉम्बे में। मेरा और भी 2-3 कैंपेन हमने शुरू किया है कि आवर सिटी आवर रिस्पांसिबिलिटी, नवी मुंबई सेवा, फास्ट फॉर ह्यूमैनिटी। सो लोगों चीजें चल रही हैं, लेकिन ये सारे डॉट्स बन रहे हैं। ये जब जुड़ेंगे तो और आप जैसे साथी अगर जुड़ेंगे इसमें, तो इंशाल्लाह ये जो इसके मिशन विजन में चल रहा है वो मुकम्मल होगा। तो अगर हम एनजीओ है या इंडिविजुअल है, एनजीओ है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे साथ में काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम अकेला हैं फिर भी हम नेशन बिल्डिंग में काम कर सकते हैं। तो उसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, उसको मैं बोलता हूँ KYC। जैसा आजकल आप देखते होंगे बैंक वगैरह में या कहीं जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका कॉन्शियसनेस है उसी से ही हमको हमारा परसेप्शन मिलता है, हमारा डिसीजन होता है और हमारा एक्शन होता है। हम हमारे कॉन्शियसनेस को नहीं जानेंगे तो नेक्स्ट कदम में 100% हमको क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही है जो हमको क्लैरिटी देता है हमारे विजन के लिए। तो सबसे पहले नो योर कॉन्शियसनेस KYC 1। सेकंड है कि नो योर कॉम्पिटेंसी, कि आपके अंदर में क्या चीज खूबी है, अल्लाह ने आपको किस चीज का सराहनीय दिया हुआ है, किस चीज में आप बेहतर हैं। और अगर आप किस चीज में बेहतर नहीं है तो कौन बेहतर है उससे ऐसे हमको सीखने का भी दिए हुए हैं। हमको मुफ्त के एक्टिविटी हम दूसरे से सीख सकते हैं। ये बहुत बार बोला जाता है कि मुझे ये आता नहीं है, तो हम दूसरे किसी से भी सीख सकते हैं। तो नो योर कॉम्पिटेंसी जो है दैट इज द सेकंड KYC। थर्ड KYC है नो योर कंट्री। आपके देश के बारे में आपको जानना चाहिए। हम सिर्फ ऊपरी तरह से जानते हैं, हम डिटेल्स में नहीं जानते। तो अगर हम नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना चाहते हैं तो नो योर कंट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दूसरा है उसके बाद ये हो गया 3। चौथा KYC है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा संविधान तो बहुत लोगों को मैंने मिला उनको प्रियम्बल भी नहीं पता संविधान के बारे में, तो कहीं ना कहीं पर तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो वो हो गया काम करो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। बहुत टाइम में हमको पता ही नहीं है कि अभी भी बहुत लोग इलेक्शन में जाके वोट देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अच्छी तरह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है नो योर कैंडिडेट्स। नो योर कैंडिडेट्स का मतलब नहीं कि तो इलेक्शन में खड़े हो रहे, क्योंकि हमारा प्रियम्बल बोलता है कि एक लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है जिसका मालिक जो है वो हम लोग हैं, इंसान है। जो लोग आम जनता है वो मालिक है। लेकिन आपको पता है कि जहां पर राजा अगर सो जाएगा तो क्या हालत होने वाला है आपको पता है, क्योंकि हम मालिक हैं, हमको एहसास ही नहीं है कि हम मालिक। सबसे पहले हमको एहसास ही नहीं, हमारा लहजा नहीं बताता है कि हम मालिक। जो हमारा सर्वेंट है वो अपने आप को ऐसा मॉडल बना के रखता है जैसा लगता है कि वही राजा। तो आपके कैंडिडेट जो है वो जो आप चुन के भेजते हैं वो भी है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड करते हैं वो भी है। तो सरकारी बाबू भी जो है ना वो भी आपका केयरटेकर है, वो मालिक नहीं है। तो नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद में आपको नो योर कैंडिडेट भी पता है। नो योर जो जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक काम कैसे करवाएंगे, पता है तो कैसे काम करें। तो एनजीओ चलाने के लिए ये जो KYC फॉर्मूला आप लेके चलते हैं। सेकंड नो योर कैंडिडेट्स के बाद में आता है कि नो योर कम्युनिटी। ये आप कौन से कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि जाकिर भाई
एक क्लियर स्टेटमेंट कि भाई मेरा कम्युनिटी पहले माइनॉरिटी इज वेरी फोकस ऑन दैट। तो उसी तरह से सोचो, आप एक एनजीओ चला रहे हैं वासी में, नेहरू में या जमशेदपुर में या बिहार में, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कम्युनिटी कौन सा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो। तो नॉन योर कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद बहुत सारे केवाईसी है मेरे पास, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि इतना भी अगर हम इसको ले आए फ्रेमवर्क में तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपको एक विजन क्लैरिटी मिल जाएगी। और आपकी जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपकी यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है कि नॉन योर कंपनी है वो भी हमारे केवाईसी। अभी जाकिर भाई क्या कर रहे हैं, जाकिर भाई ने बोला कि ये माइनॉरिटी एजुकेशन आपका है, आप लोगों को करना है, मैंने एक विजन बनाया है, लेकिन ये अकेला का काम नहीं है, ये साथियों का काम। तो आपको आपके सच्चे दोस्त कौन है वो भी दूंगा। नोट अंबानी 21 341 738। तो एक गुजारिश रहेगी कि आगे आप अपने जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं उसको और थोड़ा रिव्यू कीजिए, और उसमें ऐसा कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। बहुत सारे लोग, सिर्फ हमारे जैसे एनजीओ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढते हैं कि कौन अच्छे काम करे, उनके साथ मिलकर काम करें और कौन क्लैरिटी विजन के साथ चले। तो मुझे यही बोलना रहेगा आखिर में कि आप अपने जो भी काम करते हैं, एजुकेशन में करें, हेल्थ में करें, एनवायरनमेंट में करें, ऑर्गेनिक गवर्नमेंट में करें, लेकिन आप एक क्लैरिटी विजन फोकस मिशन के साथ में चले और उसी के ऊपर पूरा स्टेप है। और उसके साथ मुझे इंशाअल्लाह बहुत सारे साथियां मिलेंगे। तो आगे आपका कारोबार बढ़ता ही जाएगा। हमारे और लंच के बीच में एक सेशन है और मैं गुजारिश करता हूँ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब इरफान सैयद साहब की बुआ है और एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट जिसका मिशन है हमारा कि तालीम में रिसर्च किस तरह से की जाए और रिसर्च करने के बाद तालीम को बेहतरीन मॉडल पे किस तरह से लाया जाए। जब तक कि हमारे पास आसान तौर तरीके नहीं होंगे चीज़ों को हल करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचने के लिए, तब तक हम लोग बहुत आसानी से पहुंच नहीं सकते। जिस तरह से हमीद खान साहब ने बताया, नो योर क्राउन, नो योर कॉन्सिक्वेंसी, उसी तरह से हमें समझना होगा कि कितना आसान हो सकता है किसी एक चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, कम से कम पैसे में, कम से कम समय पे और ज़्यादा फायदा पहुंचाने। मैं गुजारिश करता हूँ इरफान सैयद साहब से कि वो आए तो कमी को पूरा कर सके। लेकिन असल में जब यहाँ पर आकर पहुंचा तो इस बात का एहसास हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सोच आज भी बरकरार है और सर सैयद अहमद खान जैसे शख्सियत आज भी मौजूद है। तो अली हिदायत को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एमएमएल को मौका दिया। जाकिर भाई का शुक्रिया कि वो हमेशा ऐसे इदारों को ढूंढकर निकालते हैं और हम सबको जोड़ते हैं। मैं अपनी असल बात पर आता हूँ। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर के नाम पर जो कुछ भी प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था एमएमएल की तरफ से, आप लोगों ने उसमें स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में हमेशा बहुत सारे सेशन किए, आप लोगों ने उस पर काम भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरी बीवी ने कहा कि उसका नाम नंबर मुझे बताइए क्योंकि डॉक्टर बनकर वापस अपनी कार में आने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि गलती से मैं उसके पास चली जाऊं, क्योंकि ये स्कोर वगैरह मतलब ये पैसा कोई मायने नहीं रखता। एक भी सीट खाली नहीं जाती मेडिकल फील्ड में, इसलिए एक ही सोल्यूशन है, वो है मेरिट। इसलिए एनजीओ का इससे क्या कनेक्शन है, आप सब एनजीओ से जुड़े हैं, आप सभी का काम शुरू होता है स्कूल में फीस अदा करने से लेके रेशनिंग प्रोवाइड करने से लेके, फिर बीमार पड़ता है तो उसके लिए कुछ न कुछ मेडिकल एड देकर। लेकिन इन्हीं बच्चों को अगर आप सही रहबरी करेंगे, करियर गाइडेंस के लिए करेंगे, उनका करियर गाइडेंस के लिए एहसान सैयद सर को मैं देख रहा हूँ जब उन्होंने अनाउंसिंग किए, आज स्क्रीन हैंडल कर रहे हैं एहसान भाई, लेकिन करियर काउंसलर, ग्लोबल करियर काउंसलर हमारे बीच मौजूद है और ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं एमएमएनएफ में। अगर इन सब की रहबरी में अगर आप करियर गाइडेंस इस प्रोग्राम को अच्छे से रन करेंगे, बच्चों की भी रहबरी होगी,
और समाज में अलग मतलब किसी एक को वर्टिकली ऐसे उठाना नहीं है, पूरे समाज की सतह पर हमें बुलंद करना है, और वो भी तालीमी मैदान में। अब एक सिंपल एग्जांपल, आप सभी लोग यहाँ एजुकेटेड है, किसी ने 10th 12th ग्रेजुएट, मैक्सिमम सब ग्रेजुएट वाले हैं। आप याद कीजिए कि पहले जमाने में होता क्या था, हम बच्चों को क्या कहते थे, कोई भी एग्जाम हो कि आप पुराने पेपर को सॉल्व करो, जो भी एग्जाम है 10th की हो 12th की हो कोई भी हो, पुराने पेपर को सॉल्व करो। और आज भी वही फार्मूला सबसे कारगर है। किसी को फिर आप टेस्ट सीरीज नाम देते हैं, मॉक टेस्ट नाम देते हैं, सब कुछ नाम देते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सही से जवाब देगा तो सैमसंग S25 अल्ट्रा दे सकते हैं उसको। हाँ सही में कि अगर कोई बच्चा 12th पास आउट है आज आपके पड़ोस में या के भी, वो कितने एग्जाम के लिए एलिजिबल है ऑल ओवर इंडिया में, कितने एग्जाम के लिए एलिजिबल है? मोबाइल करने के बाद सर्च करें, 187 एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हो चुका है। तो हमारे बच्चे कितने एग्जाम दे रहे हैं? एक या दो? आप देखिए कहीं पर भी आप अगर जाएंगे कि नौकरियां नहीं मिल रही, इंजीनियर बेकार बैठे हैं, जो बैक बेंचर्स है वो हमेशा बेकार ही बैठे हैं। लेकिन आप सही में अगर आपके बिजनेस के लिए अगर मुलाजिम चाहिए और अच्छा एक्सपर्ट चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगाए जहाँ पर 25, 30, 50 हजार उसको तनख्वाह मिलती है। बेंगलोर में कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ 50 बच्चे कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है, मेरिट से भी होता है, मैनेजमेंट कोटा से भी होता है। वहाँ के एवरेज जो पैकेज मिलता है बच्चों को वो 25 लाख होता है पर ईयर, और हाईएस्ट पैकेज 90 लाख पर ईयर होता है। इसके लिए एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? पुलिस भर्ती, अपनी यहाँ पर देखिए कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती होती है, उसकी भी एग्जाम होती है। तो आप सभी के सामने ये मैंने आइडियल करियर ऐप का नाम है, आप ये वेबसाइट है idealcareer.co.in, इसका ये वेबसाइट है, इसी के साथ में इसका ऐप भी है। आप एंड्रॉइड ऐप भी इसी नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल के फोन यूज करते हैं तो iOS फॉर्मेट में भी है, और idealcareer.co.in। अब इसमें देखिए मैंने अभी तक 1532 एग्जाम कवर किए हुए, टोटल 1532 ऑल ओवर इंडिया के। अभी भी और इसमें बहुत सारे मैंने हाइड किए हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्स हमें चाहिए, जैसे इसमें मैंने आसाम, मणिपुर, मेघालय लाइब्रेरी है, जैसे कि अभी 12th के एग्जाम शुरू है, तो 12th के बच्चों को नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ये सारे फ्री में अवेलेबल किए। हाँ, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए बायोलॉजी की क्वेश्चन बैंक है, मैथमेटिक्स की है, केमिस्ट्री की है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये सारे नोट्स हैं। इसी तरह से और भी जैसे भी मेडिकल के एग्जाम शुरू होगी तो उसके कट ऑफ आएंगे, मतलब हर एक मालूमात आपको यहाँ पर बैठे बैठे मौजूद है। थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा हाँ टेस्ट सीरीज को नहीं और अब देखिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर है। अगर टेस्ट सीरीज कहते हैं तो सबसे पहले मेडिकल फील्ड, यूजी मेडिकल अब जैसे यूजी मेडिकल तो नीट यूजी, मतलब इसमें नर्सिंग भी, अब जैसे नर्सिंग के कोर्स को भी अगर देखा जाए मेडिकल फील्ड में तो बहुत अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और इसे भी आप अच्छी तरह से अपने बच्चों को, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो करियर गाइडेंस ही करते सबसे बढ़िया है, और आपका फोटो इंशाल्लाह यहाँ पर आएगा जरूर, ताकि भाई की इजाजत से बहुत सारे अपने फोटो आने वाले हैं। अब नसीहत मिली हमको, उस दिन ये नसीहत सुना मैंने तो दिल बहुत दुखा, और इतना दुखा कि रात में उठ के अल्लाह से मांगा कि अल्लाह ऐसा कुछ इंतजाम कर देना। लोगों के लिए मांगते थे किताबें देना, काफी, आज तो बीएमसी वगैरह काफी किताब देती है, लेकिन उस जमाने में नहीं देती थी। तो ये सब काम करने के लिए लोगों के पास जाते थे चंदा देने के, तो किसी दिल जले ने सुना दिया कि हाँ कारोबार से, काम धंधे से पूरा नहीं होता है, तो ये पार्ट टाइम लेके चलते। बहरहाल अल्लाह ने दुआ सुन ली,
और दुआ कबूल हुई कि हमने ये चैरिटेबल क्लिनिक शुरू की। शुरुआत आज से 30 साल पहले की और एक जोश था मेडिकल फील्ड के अंदर। एजुकेशन में तो हमने काफी किताबें बांटे, लेकिन मेडिकल में जब एक जोश था कि 10 रुपए में सब, इसके बावजूद आज भी हम एक दिन की मेडिसिन विद चेकअप 30 रुपीज में करते हैं। और साथ में हमने पैथोलॉजी खुद शुरू नहीं की, ब्लड कलेक्शन सेंटर शुरू किया, वो एक फैसिलिटी हमने शुरू की। तो आज भी जो है हम लोग शुगर, फास्टिंग और पीपी 50 रुपए में करते हैं, बाहर 250 रुपया रेट है, और सीबीसी वगैरह 60 रुपए में करते हैं। इरादे नेक है तो अल्लाह की मदद आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास में 2 क्लिनिक है, जिसमें जनरल प्रैक्टिशनर बैठते 12 घंटे, 4-4 घंटे 3 स्लॉट है, सुबह 9:30 से रात के 10, 10:30 तक। मोहसिन भाई अच्छी तरह जानते हैं। और इसके अलावा डेंटल क्लिनिक है, ब्लड कलेक्शन सेंटर है। फिर ऐसा हुआ कि भाई ये तो सिर्फ वन डे चेकअप हो गया, वन डे ये है, लेकिन आगे क्या? अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? या डायग्नोज करना है, सीटी स्कैन करना है, सोनोग्राफी करना है। तो हमने फिर थोड़ा अपने कदम आगे बढ़ाए और कुछ लोगों से हमने कांटेक्ट किया, तो पता चला कि ये जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, यहाँ जो डॉक्टर बैठे होंगे, माजरत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको 40% कमीशन मिलता है। तो हमने कहा कि भाई ये 40% हम अपने पेशेंट को डिस्काउंट दे देंगे। तो आज ऐसा हो गया कि लोग जो है हमारे पास में लेटर लेने आते हैं रिफरिंग के लिए, चाहे वो एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, यानी 40% माइनस हो गया तो पेशेंट को चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन है, अब हॉस्पिटल डालने के लिए भी तो लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती, कहाँ भीख मांगेंगे। तो हमने कुछ हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा हम लोग तो जनरल प्रैक्टिशनर को 40% देते ही है। तो मैंने कहा कि आप अपना क्या क्या रेट है जरा बता दो, कि भाई टाइफाइड पेशेंट को क्या दोगे और नॉर्मल डिलीवरी को क्या दोगे और सीजरिंग को क्या दोगे। तो फिर उन्होंने जो चार्ज बताया उस पर हमने 40% माइनस कर दिया। तो लोगों को हमने मोटिवेट किया कि भाई सोशल वर्क करना चाहते हो ना, तो इससे बेहतर सोशल वर्क क्या हो सकता है कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए। आज डॉक्टरों ने लूट मार मचा रखी है, माफ करना डॉक्टर साहब। तो एरिया में अगर कोई चैरिटेबल क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जो डेंटल का सेक्शन रहेगा, तो डेंटल चेयर हमारे अदारे की तरफ से आपको डोनेट की जाएगी। और बैतुल-माल वेलफेयर सेंटर की बोर्ड लगा है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। मुझे खुशी होगी कि आप लोग अपने अपने तौर पे, ये बहुत जरूरी चीज है, एजुकेशन है और दूसरा मेडिकल है। ये एक ऐसी 2 फील्ड है, लोगों को खाना खिलाने का तो आजकल मसला रहा नहीं, बहुत खाना मिल जाता है आजकल। जो भी घर में बच्चा है, मामा बहनें यहाँ बैठी है कि भाई ये किसी गरीब को देके आ जाए पढ़ाए, नहीं तो कल फेंकने में जाएगा, है ना। एक मरोड़ बैतुल-माल वेलफेयर सेंटर की जानिब से मिलेगा इंशाअल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर किसी को इस सिलसिले में कोई गाइडेंस या कोई बात करना चाहिए तो मुझसे मिल सकते हैं, मैं हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 08 39 634। ठीक, अब्दुल मुत्तलिब शेख। जी, एक बार क्या नाम या नंबर? 9820839634। ठीक है। 5 साल है, वो भी उस मीटिंग में थे। मैंने कुछ अदारा के लोगों को बुलाया था। तो बता दूं आपको कि मरोड़ बैतुल-माल के 10 पर 12 क्लिनिक मुमरा में शुरू हुई है पिछले 3 साल में, 12 चैरिटेबल क्लिनिक, और अलग अलग तंजीमों ने पूरे मरोड़ बैतुल-माल को कॉपी किया।
और साहब कुछ जवाब इसकी गवाही देंगे। मोगरा से कितने लोग आए थे आपके क्लिनिक पर, कितनी बार आए, कितने लोग आए, गिनती नहीं। और हमारा टारगेट है कि 30 से ज्यादा, और इनका ही आइडिया कॉपी किया है हमने। हमारे यहाँ पर सीजन के साथ डिलीवरी, मोगरा बड़ी आबादी वाला है, तो सीजन के साथ डिलीवरी 25 से 30 हजार के बीच में हो जाती है, और 10,000 से 12,000 में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, जो 40% कट वगैरह सब हटा है। तो इनका एक बहुत बड़ा प्रॉमिसरी सक्सेसफुल अगर प्रोजेक्ट वो देखते हैं आपको, तो आप मोगरा में कई दर्जनों चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने दर्जनों चैरिटेबल क्लिनिक खोलकर रखा है। मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 12 है, वो हो सकता है कि 22 या 32 भी हो सकते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, खुलकर बताते हैं बिंदास कि किस तरह से चैरिटेबल क्लिनिक चलता है। तो बिना कमीशन एक चीज है, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे गुजारिश है कि मोहसिन शेख भाई से राब्ता कायम करें, और आप अपना नाम, नंबर और रजिस्ट्रेशन का अमाउंट इनको दे दें। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रहना, खाना वगैरह ये सब चीज 300 रुपए में मुंबई के नजदीक नामुमकिन है। इसे कामयाब बनाया है तो अल हिदाया कैंपस में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और इनके लिए जरूर दुआ करें। जो सपोर्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल कीजिए। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर कमाल सैयद अफजल साहब से कि वो स्टेज पर आए, मुफ्ती निसार साहब से और हमारे इंजीनियर आकिब सईद साहब से कि वो स्टेज पर आए। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, एक छोटी सी ट्रॉफी हम देना चाहते हैं एमएमए है हमारी तंजीम का या किसी भी तंजीम का, तो एक वॉलंटियर की तरह काम करते हैं, और हमें शर्म आती है इनको देखकर कि सर आप प्लीज बैठ जाइए, लेकिन वो इस अंदाज से काम करते हैं, गले में बैच कराकर मानो कोई जवान लड़का हो, और वो कहते हैं कि तमाम तंजीमों के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन वैसे ही होगा। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि आदमी जब मिशन पे होता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो या बहुत रिस्पेक्ट होना कोई जरूरी नहीं। और यकीन जाने जितने भी वो सारे मिशन इन्होंने बताए, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये एक ना एक दिन पूरा के पूरा ये अलगाया यूनिवर्सिटी बनाकर रहेंगे। 5 एकड़ की जमीन है, और एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन काफी है, और मेडिकल कॉलेज वगैरह तो उसमें हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीच की तरफ, मिशन हेल्थ केयर। इससे पहले मैं खैर मकदम करना चाहूँगा महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब इरफान सैयद साहब सातारा से आए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, ट्रस्टी है जनाब अब्दुल गनी शेख साहब, ये नासिक से आए हैं, एडवोकेट नाजिम साहब, प्रोफेसर अशफाक खान साहब महाबलेश्वर से आए हुए हैं। ये सारे पुराने प्लेयर्स हैं हमारे, तो देखकर काफी खुशी हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब से, जो मरूल बैतुल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, और इस तरह से हम मिशन हेल्थ के, जो आपने आमतौर पर देखा है कि एक मुसलमान के घर की जो ज्यादा खर्च जो है वो आधा पढ़ाई में जाता है और आधा दवाई में जाता है। तो ये दवाई वाला जो खर्च है, इसे किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सकता है, और किस तरह से आप और मैं एक रोल मॉडल बन सकते हैं हमारे मोहल्ले में, शहर में, जहां पर एक मिशन के तौर पर हेल्थ केयर को लेकर, सेहत को लेकर लोगों को बेदारी भी ला सकते हैं, और उसे अमली जामा किस तरह से बनाया जा सकता है कम से कम खर्चे में। इस पर बात करने के लिए मैं दावा देता हूँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब, वो स्टेज पर। उसको टीम के बारे में कुछ न कुछ मालूमात हो। दूसरी ये है कि हर आदमी आज चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हर एक कॉलेज, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक कॉलेज। तो अभी दोनों चीजों को हम देने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारा बच्चा, जब भी लोगों को बताने की कोशिश, एक हमारा बच्चा जो ये नर्सरी या जूनियर केजी में आता है, वो बच्चा पहली में अगर जाता है तो बच्ची की उम्र होती है 6 साल बच्ची की उम्र रहती है। 6 साल का बच्चा माए सुबह में उसको उठाती है 7 बजे, 6:30 बजे उठाती है, बेटा उठते है स्कूल जाना, और वो आंख मलते हुए गोद में ले करके कैसे कैसे करके उसको स्कूल तक पहुंचता है। वहां से बच्चा 12:30 से 1 बजे तक छुट्टी होता है, वहां से घर आता है। आने के बाद कुछ खिलाती है, कुछ बच्चे नखरे करते हैं, उसके बाद जो है उसको अरबी भेज दिया जाता है। 2 घंटा अरबी में लगता है उसको, 2 घंटा अरबी पढ़ता है, लेकिन 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए बच्चे का वेस्ट होता है। उसके बाद शाम में जो है बच्चा आता है, तो खेलने का मौका नहीं मिलता है, बच्चे अगर ट्यूशन चले जाओ, हमारा एक जोर पकड़ा हुआ नर्सरी के बच्चों को भी ट्यूशन डाला जाता है। तो अब उसके बाद बच्चा हमारा 2 घंटा
एक बच्चा सुबह 7 बजे से उठ करके और ये 9 बजे तक का इसका प्रोसेस चला। 9 बजे के बाद जब बच्चा घर पे आता है तब उसके पास 3 होमवर्क रहते हैं, स्कूल का होमवर्क, अरबी का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, ये तीनों बच्चे के लिए होते हैं। अब उसमें सबसे अहम क्या होता है? स्कूल का होमवर्क। तो कोई किसी भाई ने काम कर दिया, किसी माँ ने उसका पूरा कर दिया, किसी और पूरा कर दिया, ताकि बच्चे को डांट ना पड़े, उसके लिए उसका होमवर्क पूरा कराया जाए। अब हम ये सोचिए कि हम आप लोग जो एक जिम्मेदार शहरी है, जिम्मेदार काम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा कोई जॉब नहीं करता, उसके बाद आदमी थक जाता है और अपने बच्चे को जॉब कितना 8 घंटे की दे रहे हैं, पूरे 12 घंटे की, 14 घंटे की। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा क्या बनेगा? इसी सोच को देख करके हमने ये किया कि हम अपने स्कूल में नाज़रा कुरान, दीनियात, ये तमाम चीजें हम अपने स्कूल में बच्चों को देंगे, ताकि हम 1 घंटा मिक्सा लेते हैं, जैसे और स्कूल 12:30 तक लगता है, हमारा 1 बजे तक चलता है। हम बच्चों को कुरान अपने स्कूल में पढ़ा देते हैं, दुआएं देते हैं, सब स्कूल में याद करा देते हैं, और एज अ लैंग्वेज अरबी वो भी हम अपने बच्चों को देते हैं, जो 1st से 5th तक की पढ़ाई जाती है, और उसके बाद बच्चा हमारा 6 से लेवल पूरी पढ़ता है। तो इससे ये होता है कि हमको बच्चों को जो है अरबी मदरसा या अरबी मकतब में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा बच्चा जब 1 बजे 1:30 बजे जब घर पहुंचता है तो उसका अरबी का काम हो चुका रहता है, उसका जो है स्कूल का काम पूरा हो चुका रहता है। फिर उसके बाद वही बच्चा जो है, सिर्फ 2 लोग चाहते हैं शाम में 2 घंटे के लिए ट्यूशन भेज दें, लेकिन 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक बच्चे को खेलने का मौका मिलता है। और बच्चों का ग्रोथ खेल से ही होता है। अगर बच्चों को खेलने का मौका दें तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। इसमें जो लोग डॉक्टर हैं, जिम्मेदार लोग जानते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है। अब इसके बाद बच्चा हमारा जो इस तरह से हम लोग एक प्लान किया, और वो प्लान का इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने मुबरा से शुरू किया। एक छोटी सी प्रीमाइसिस रेंटल बेस पे लेकर के, जिसमें 9 बच्चे सिर्फ थे, उन 9 बच्चों से हमने शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 60,000 बच्चे हैं, 450 का स्टाफ है, और हमारे पास कम से कम जो है 120 उलमा हैं जो मतलब अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम, कुरान और तमाम चीजों की तालीम दे रहे हैं। इसके साथ पूरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निजाम चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को हाफिज़ कुरान कराया जाए। अपने जो बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो कुरान हाफिज़ कराया जाए। 2015 में हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और उसको डे बोर्डिंग शुरू किया। यानी ये बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ करना चाहते हैं, वो सुबह 7 बजे से लेकर के ऐसा तक हमारे पास रहते हैं। उनका शेड्यूल ये रहता है कि सुबह बच्चे आते हैं और अपना सबक सुनाते हैं, उसके बाद 10:30 बजे उनकी लेसन होती है, उसके बाद बच्चे जो है वो अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद वही बच्चे जो है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक एकेडमिक पढ़ते हैं, और 1 बजे के बाद जो है उनको खाना खिलाया जाता है। फिर बच्चे 1 घंटा रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, बकायदा उनको सुलाया जाता है दोपहर कैलकुलेटर के तौर पे जो भी हो। उसके बाद बच्चे जो है 2:30 बजे उठते हैं और फिर अपनी बाकी पढ़ाई जो है पूरी करते हैं। इस तरह से बच्चे मगरिब तक जो है आसान से लेकर मगरिब तक 1 घंटा हम अपने तमाम को खिलाते हैं। खेलने के लिए उनका मखसूस टाइम है, वो उस टाइम में बच्चों को सिर्फ खेलना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी। तो ये पूरा दिन हमारा जो इस चीज पे जाता है, और इसका नतीजा ये निकला अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी कल भिवंडी में हमारा प्रोग्राम था, हमारे 115 बच्चे अलगाया ग्रुप से अब तक हाफिज हो चुके हैं। इस साल हमारे 27 बच्चे हाफिज हुए, और वो भी ऐसे कमजोर बच्चे हाफिज नहीं है कि जो मतलब कमजोर हो, वो बाकायदा अभी कल ही एक बच्चे की दुआ हुई है, जो बच्चा एक बैठक में सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरा कुरान सुनाया। जिस तरह से हमारे 115 बच्चों में से 33 बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुनाया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने हर बच्चा जब हाफिज होता है तो उसको सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन सनद जो होती है उसको उसी बच्चे को देते हैं जब जो बच्चा जो है एक बैठक में या मिनिमम 3 बैठक में या 5 बैठक में कुरान सुना ले, 5-5 पारा करके सुना ले, 10-10 पारा करके सुना ले, या पूरा कुरान सुना ले, उन बच्चों को फिर हम सनद 100 सेकंड का भी सनद देते हैं। अगर बच्चे हम बहुत नहीं पूरा सुना पाते हैं तो उनको सनद नहीं देते, हाफिज हो गया तो सर्टिफिकेट देते। तो ये चीज जो है हमारी ये चीज हमारी चल रही है। उसी दौरान फिर हम लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जहाँ बच्चों को बच्चों को जो हॉस्टल के साथ तालीम दे सके। तो ढूंढते ढूंढते जो है ये जगह हमको मिली। हमारी सोच ये थी पर अपने बच्चों को कम से कम 10 साल तक तो माएं छुपा के रखनी,
कंटेंट डिग्री जो होती है तो बच्चे घरों में रहते हैं, उसके बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। बाहर का माहौल कैसा है ये हर एक को मालूम। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि एक हॉस्टल ऐसा बनाया जाए जहाँ फोर्थ से हम बच्चों को लें, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट सेवन एट नाइन का, और वहाँ पे हम बच्चों पे उनकी तरबियत करें, तालीम के साथ में उनकी तरबियत करें, ताकि वो बच्चा आज जो हमको बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, उनकी ऐसी तरबियत हम करके बच्चों को भेजें कि जिनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में इस्लाम की साइंस हो, और बच्चा दिखावे कि नहीं मुसलमान ये हैं जो आप देख रहे हैं, मुसलमान वो नहीं है, बल्कि मुसलमान ये हैं जिन्होंने 1007 तक इस अपने जो है तरक्कियात में तमाम हुकूमतों से अपने आप को प्रूव किया है कि आज 200 साल 300 साल से हम लोग परेशान हैं, और हम लोग जो है कंट्रीब्यूटर की बजाय देने वालों का लेने वाले बन गए। उन्हें मुसलमान अच्छा सिर्फ दिया है, कभी दिया नहीं है। इसी सोच को रखते हुए हम लोगों ने कैंपस की बुनियाद रखी, और एक दफा किया है कि हम लोग जैसे शुरू किए 2019 में जो हम लोगों ने शुरू किया था, और 20 में जो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में हमारे जो है दोस्त अजीज साथी जो थे उनका इंतकाल हो गया कोविड की वजह से, तो मैं पड़ गया अकेला। एक तो ये कि भाई जो है वो लॉकडाउन लगा, और में जो है बहुत हम जो स्कूल चलाते हैं हमको मालूम होगा कि क्या नुकसान हुए कैसे हुए हैं। तो फिर अल्लाह ने जो है वो उसको वापस ये जो है अपनी जगह पे लेके आए हैं। तो अब ये सोच है कि भाई इस कैंपस को 5 एकड़ जमीन है, और इंशाल्लाह जरूरत में और भी बढ़ा सकते हैं कि उम्मत के फायदे की क्या क्या हम कर सकते हैं। जब मुझे फिफ्थ वाले की 10,000 1,50,000 बड़ा हमने किया है, इस तरह से हम सेंटर को चला रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसी तरह हम इसको चलाते रहें। हमने जब स्कूल की बुनियाद रखी तो पहले दिन से एक चीज किया था कि हमारे जो मस्जिद और मदरसे से जुड़े हुए जो उलमा हैं, यही बात है कि उनकी भी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। तो हमने हर स्कूल में बगैर किसी वक्तव्य फिक्र के सोच के कि भाई कौन क्या है, एक आलिम है किसी मस्जिद और मदरसे से जुड़े, तो वहां पे हमने 50% फीस तरक्की कर दी कि जो फीस है उसका 50% बगैर किसी कि आप अपने मदरसे से या मस्जिद से एक लेटर लेके या वहां जहाँ पढ़ा रहे हैं, आपकी फीस जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आलिम है बिजनेस कर, उनके लिए डिस्काउंट नहीं, लेकिन जो खिदमत कर रहे हैं मस्जिदों और मदरसों में उनके लिए 50% है। यहाँ पे हमने जो है क्योंकि यहाँ का क्लास थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 25% रखा है। कोई भी स्थिति के लोग अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो उनको 10% डिस्काउंट देंगे, और वो बगैर किसी उसके देंगे। ये हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो इसी उसमें आगे बढ़ा रहा है, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप उनसे बुलाने से दुआ करें, और